फ्रेंड्स, आज हम अंकगणित माध्य या समानांतर माध्य या औसत या माध्य का अध्ययन करेंगे। यह संख्याओं के समूह की वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें हम मान लेते हैं कि हमें एक संख्याओं का निश्चित समूह मिला है और हमें इस संख्याओं का माध्य निकालना है। हमें बस इन संख्याओं को जोड़ना है और जितनी संख्याएं हैं उस संख्या को इन सभी संख्याओं के योग से भाग दे देना है। इससे हमें संख्याओं के समूह का माध्य पता चल जाएगा। अतः इस दी गई प्रक्रिया से हम संख्याओं के समूह का माध्य निकालते हैं। जब किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह मध्यक या समानांतर माध्य कहलाता है। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है। इसको सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को उनकी संख्याओं से विभाजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि एक परिवार में दो भाई हैं और उन दो भाइयों की अलग अलग ऊंचाई है। छोटे भाई की ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है और बड़े भाई की 150 सेंटीमीटर। तो उन दोनों भाइयों की औसत ऊंचाई जानने के लिए हम उन दोनों भाइयों की ऊंचाई का माध्य निकालेंगे, जिससे उनके औसत ऊंचाई निकल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 128 प्लस 150, तो ये होगा 278 डिवाइडेड बाई 2, तो औसत ऊंचाई निकलेगी 139 सेंटीमीटर। तो दोनों भाइयों की ऊंचाई को जोड़कर उन्हें 2 से डिवाइड कर दिया, इससे हमें औसत ऊंचाई मिल गई जो कि समानांतर माध्य है। इसके कुछ गुण हैं। समानांतर माध्य एक सरल माध्य है। इसकी गणना करने के लिए सांख्यिकी सामग्री या जो डेटा हमें मिलता है उसको किसी प्रकार से व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे सरल अंकगणितीय रीति से प्राप्त किया जा सकता है। समानांतर माध्य के जो डेटा होते हैं वो सभी पदों पर आधारित होते हैं, अतः ये अधिक वैज्ञानिक होते हैं। यह माध्य सदैव निश्चित और दृढ़ होता है। यह तुलना करने के लिए सबसे अच्छा आधार माना जाता है। समानांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य की विवेचना करना आसान होता है। यदि पदों की संख्या एक समान हो तो यह अधिक सही और विश्वसनीय होता है। यह स्थिति संबंधी माध्य न होकर गणितीय माध्य होता है। इसमें अन्य माध्यों की तुलना में फ्लक्चुएशन या उच्चावचन कम होता है। इसमें निर्देशन में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव न्यूनतम होता है। इस माध्य की गणना के लिए समंकों का विशेष होना आवश्यक नहीं है। अगर समंक श्रेणी में कुछ कमी भी हो तो इसकी गणना की जा सकती है, जो कि अन्य माध्यों में नहीं पाया जाता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। इसे अत्यधिक महत्व मिलता है, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। समानांतर माध्य की गणना में सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, लेकिन कभी इसी क्रम में कभी कभी ऐसे पदों को भी अधिक महत्व दे दिया जाता है जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। दूसरा दोष यह है कि समानांतर माध्य की गणना करते समय वास्तविक मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग गुणात्मक सामग्री के अध्ययन में नहीं किया जा सकता। केवल नंबर वाले सामग्री के ही अध्ययन में किया जा सकता है। समानांतर माध्य की एक कमी यह है कि इसे चित्र द्वारा प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगला दोष है कि समानांतर माध्य की गणना केवल अवलोकन से संभव नहीं है, जैसा कि हम मीडियन में बता सकते हैं या बहुलक में बता सकते हैं। समानांतर माध्य दर, अनुपात और वृद्धि जैसे अध्ययन में उपयुक्त नहीं होता है। कभी कभी मध्य मूल्य के अशुद्ध निष्कर्ष भी प्राप्त होते हैं। समानांतर माध्य को सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह अवास्तविक संख्या होती है। तो ये इसके दोष हुए।